नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल मुकेश में इस पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास के हमारा टॉपिक रहेगा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को हिंदी में क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, जैसा कि आपको हेडिंग पे दिखाई दे रहा है ट्रेपेजियम, इसको हिंदी में बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। तो भाई समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। समलंब चतुर्भुज होता है भाई ऐसा, एक लाइन तो इधर से जाएगी और एक लाइन नीचे से जाएगी, जो कि दोनों क्या होती है? समांतर होती है। ये हमारा ट्रेपेजियम ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, जैसा आप चित्र बनाएंगे वैसा बन जाएगा। अब इसका नाम दे देंगे ए, बी और सी और डी। ठीक है, तो ट्रेपेजियम के अंदर क्या कंडीशन होती है? ट्रेपेजियम के अंदर केवल एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। कुल मिला के एक जोड़ा समांतर भुजाओं का होना चाहिए, वो चतुर्भुज हमारा क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं? आगे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे इनके एंगल्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पीछे बचा रखा है। जब ट्रायंगल हमने पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई दो भुजाएं समांतर है, अगर इन समांतर भुजाओं के बीच में कोई भी दो एंगल बन रहे हैं तो उनका एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो कहने का मतलब समांतर भुजाओं के बीच में बनने वाले कोण का जो योगफल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखो ये दोनों भुजाएं क्या है? समांतर है। अगर ये समांतर है तो इनके बीच में बनने वाले कोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। और देखो ये भी समांतर भुजाओं के बीच में बनने वाले कोण है कि नहीं? अगर इस भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये क्या बन रहे हैं? समांतर भुजाओं के बीच में तो बन रहे हैं। तो कहने का मतलब कि एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री। अरे भाई इस एंगल्स को बोलते हैं एडजासेंट एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं? एडजासेंट एंगल। हिंदी का तो मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे बोला जाता है एडजासेंट एंगल। ठीक है, तो इतना मैंने आपको पीछे आपको पढ़ा रखा है, तो मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम समलंब चतुर्भुज के एरिया की बात करते हैं। तो एरिया क्या होता है भाई? एरिया का सीधा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 1/2 और पैरेलल भुजाओं का योग, जो समांतर भुजाएं होती है उनका क्या आएगा? योग आएगा। तो समांतर भुजाएं एक तो ए बी और सी डी, तो इन दोनों भुजाओं का आएगा योग ए बी प्लस सी डी गुणा हाइट। अगर इस चतुर्भुज की हम हाइट बनाए तो हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी ये इसकी हाइट हो जाएगी। यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, इसका मान हो जाएगा h। ये हो गई हाइट। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा हाइट। ठीक है, अब हम इसके डायगोनल्स की बात करते हैं कि इनके डायगोनल कहाँ पे कट करते हैं, कहाँ पे कट नहीं करते हैं। अरे यार ये मच्छर भी ना रात के टाइम पे, चलो कोई ना। देखो ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम। दोबारा से चित्र बना देते हैं हम। ये ट्रेपेजियम हो गया और ये इनके हो गए डायगोनल। डायगोनल का मतलब हो गया विकर्ण, ए बी सी और डी, और ये यहाँ ओ पे कट करते हैं। तो पहली बात तो ये कि इनके जो डायगोनल है ए सी और बी डी, ये आपस में बराबर नहीं होते। इनके जो विकर्ण है ये क्या नहीं होते? बराबर नहीं होते। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात कि ये एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते। इतनी देर क्या हो रहा था? आयत के अंदर, वर्ग के अंदर, समांतर चतुर्भुज के अंदर और समचतुर्भुज के अंदर ये समद्विभाजित करते थे एक दूसरे को। ठीक है, लेकिन समलंब चतुर्भुज में ये एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लो कि डायगोनल्स का मतलब हो गया विकर्ण। डू नोट बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब हो गया समद्विभाजित नहीं करते। डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। इतना बात क्लियर है? चलो, तो डायगोनल्स की हमारी कहानी हो गई ख़त्म। अब हम आगे क्या करेंगे? आगे मुझे बताओ कि ये वाला एंगल अगर मैं एल्फा मान लूँ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? भाई देखो समांतर भुजाएं हैं तो इनके बीच में एकांतर कोण बनेंगे।
तो देखो ये वाले कोण क्या हो गए, एकांतर हो गए। जहाँ पर जेड की आकृति बनती है वो कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो ये वाला एल्फा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला हम बीटा मान ले तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला भी बीटा हो जाएगा। देखो उल्टा जेड बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को मैं समरूप साबित करूँ या सिमिलर ट्रायंगल कहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। देखो एक एंगल एल्फा यहाँ पर है, एक एंगल एल्फा यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पे बीटा है और दूसरा यहाँ पे बीटा है। तो कहने का मतलब कि त्रिभुज ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा, किसके सिमिलर होगा, त्रिभुज ओ सी डी के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर का मतलब समरूप हो जाएगा। अब समरूप कैसे हुआ, समरूप मैंने बता दिया, दो एंगल बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, डबल ए नियम से समरूप हो जाएगा। कौन से नियम से, डबल ए नियम से। ये हमने सिमिलरिटी के अंदर पढ़ा है पहले। ठीक है, अब आगे देखो, अगर ये समरूप हो गए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनके जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे एल्फा के सामने वाली भुजा कौन सी है, ओ बी। भाई इस वाले त्रिभुज में लेना है एल्फा के सामने वाली भुजा ओ बी, तो ये आएगा ओ बी बटा। अब ओ सी डी में लेना है तो ओ सी डी के अंदर एल्फा के सामने वाली भुजा ओ डी, तो ये आएगा ओ डी बराबर। अब हम बात करते हैं एल्फा के सामने वाला हो गया, अब बीटा के सामने वाला देखो, बीटा के सामने वाली कौन सी है, ए ओ बटा ओ सी डी के अंदर बीटा के सामने वाली कौन सी है, ओ सी, तो ये आएगा ओ सी। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। अब अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास में क्या आएगा, ओ बी ओ सी का गुणनफल किसके बराबर होगा, ए ओ और ओ डी के बराबर होगा। ये रिजल्ट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद रखना है। ठीक है, इसके आप 4 स्टार लगा लो, 10 स्टार लगा लो, जितनी मर्जी उतनी लगा लो, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखो ओ बी और ओ सी का गुणनफल, तो इसमें देखो ओ बी और ओ सी का गुणनफल कहाँ पे है, देखो ओ बी और ओ सी, इनका गुणनफल किसके बराबर आएगा, ए ओ और ओ डी के बराबर आएगा, ए ओ और ओ डी के बराबर आएगा। कहने का मतलब कि जो ये ओ है, इस बिंदु के इस तरफ की भुजाओं का गुणनफल बोले तो इनके विकर्ण है ना, उनका गुणनफल। तो ओ पॉइंट के इधर वाले विकर्णों का गुणनफल और ओ पॉइंट के इधर वाले के विकर्णों का गुणनफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। समझ गए। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाली भुजा 12 है, ओ बी कितनी है 12 और ओ सी कितनी है 10 है। ठीक है, और इधर मैं आपसे कहूँ कि यह 15 है, तो आप इसका डी ओ का मान बताओ, डी ओ का मान कितना आएगा। भाई ओ पी का मान 12 दिया हुआ है, ओ सी का मान 10 दिया हुआ है और ए ओ का मान आपको 15 दिया हुआ है, तो आप डी ओ का मान बताओ कितना आएगा। तो अभी हमने एक रिजल्ट निकाला, क्या निकाला था कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 120, तो इन दोनों का गुणनफल भी कितना आएगा, 120। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये भुजा कितनी आ जाएगी, डी ओ 15 × 120 होता है, ये वाली भुजा आ जाएगी 8। और यही हमारे इस सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है, चलो अब आगे एक हेडिंग लगाओ आप, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स। इसको हिंदी में बोलेंगे कि विकर्णों के स्क्वायर का योगफल। ये क्या होता है, तो देखो ये क्या होता है, हम चित्र बना देते हैं एक छोटा सा आपको समझने के लिए। ये मान लेते हैं क्या है, ये हमारे पास में एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी और डी, और इसकी दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। ठीक है, अब अगर ये समांतर है तो ये हमारे पास में इनके विकर्ण भी बना देते हैं। देखो ये वाला विकर्ण और ये हमारा बी डी विकर्ण। तो पहला विकर्ण तो हो जाएगा ए सी, तो ए सी का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। तो दोनों विकर्णों के स्क्वायर का योगफल कितना आएगा, वो आएगा जो भुजाएं पैरेलल नहीं है उनका स्क्वायर। तो देखो कौन सी भुजा समांतर नहीं है, एक तो ए डी और ये बी सी क्या है, समांतर नहीं है। अगर समांतर नहीं है तो इनकी स्क्वायर का योग आएगा। तो पहले तो ए डी का स्क्वायर कर दो, तो ये आएगा ए डी का स्क्वायर प्लस दूसरा बी सी का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा जो भुजाएं समांतर है उनका क्या आएगा, गुणनफल आएगा। जो दोनों भुजाएं समांतर है उनका क्या आएगा, गुणनफल आएगा। तो कौन सी भुजाएं समांतर है, ए बी और सी डी समांतर है, तो इनका क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा, ए बी गुणा सी डी। ये हमारा क्या होता है, विकर्णों का स्क्वायर का योगफल होता है।
ठीक है, एक बार मैं आपको वापस समझा रहा हूँ, देख लेना वापस से। विकर्णों का स्क्वायर का गुणनफल क्या होता है? देखो ये विकर्ण है, इनका स्क्वायर करके हमने जोड़ दिया, तो ये इन किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा जो भुजाएं समांतर नहीं है। AD और BC क्या है? समांतर नहीं है। जो भुजाएं समांतर नहीं है उनका स्क्वायर का योगफल प्लस 2 गुणा जो भुजाएं समांतर है उनका गुणनफल। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लेना नीचे यहाँ पे कि जो दो भुजाएं समांतर नहीं है उनका स्क्वायर का योग प्लस 2 गुणा ट्वाइस ऑफ जो भुजाएं समांतर है उनका गुणनफल। ठीक है, ये बात आप हिंदी में भी लिख लेना ताकि आपको बाद में याद रहे। यहाँ पर तो मैंने ABCD नाम दे दिया, इसे आपको रट लोगे इसे, लेकिन अगर मैं ABCD को घुमा दूंगा, इस A को इधर कर दूंगा, B को इधर कर दूंगा, C को इधर और D को यहाँ इधर, तो आप तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इसको कैसे याद करना है? जैसे मैंने बताया वैसे याद करना है। ठीक है, अब आगे हम सवाल करते हैं, फिर आपको बढ़िया समझ में आएगा, देखना मज़ा आएगा क्लास में। देखो इस सवाल को हम बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बना के सोल्व कर दूंगा इस सवाल को। ठीक है, तो सवाल हमारा क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि ABCD ट्रेपेजियम। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है इन विच, जिसके अंदर BC समांतर AD, BC समांतर है AD के। ठीक है, दोनों आपस में समांतर है। BC बराबर 16 है, AD बराबर 12 है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसका मतलब होता है बिटवीन, और ये किसका साइन है? ये पैरेलल का साइन है। ठीक है, समांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो ऊंचाई होती है वो ऊंचाई क्या होती है? देखो हमारा ट्रेपेजियम ऐसे बनता है, ये समांतर लाइन और ये दूसरी समांतर लाइन, इन समांतर लाइंस के जो बीच की दूरी होती है वही तो हाइट होती है। अरे भाई, जो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है वही तो हाइट होती है ना। तो इस सवाल में कुछ नहीं दे रखा, हम बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो एरिया का सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा हाइट, यही तो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा हाइट। तो इस सवाल में देखो क्या आएगा? 1/2 गुणा समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? BC और AD समांतर है और उनकी दोनों की लंबाई आपको दे रखी है। तो इस समांतर भुजाओं का योग कितना आएगा? 16 + 12 गुणा हाइट क्या होती है? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, और वो सवाल में कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखो 16 और 12 को जोड़ने पर आएगा 28, 28 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 14 गुणा 10 बराबर 140। यही सवाल का क्या आंसर है? 140 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला एक बेहतरीन सा सवाल लेते हैं हम, छोटा सा। ये सवाल पिछली बार आया हुआ है किसी न किसी एग्ज़ाम में। देखो सवाल क्या बोल रहा है? ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है, मतलब समलंब चतुर्भुज है। इन विच, जिसके अंदर AD और BC के पैरेलल है, दोनों भुजाएं समांतर है। डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट करते हैं O पर एक दूसरे को। इंटरसेक्ट का मतलब प्रतिच्छेद करते हैं। AO बराबर 3 है, CO बराबर x-3 है, BO बराबर 3x-19 है, DO बराबर x-5 है। फाइंड x, तो आपको x का मान निकालना है कि कितना आएगा। चलो देखो इसको डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया एक ट्रेपेजियम। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं। देखो ABCD तो दे नहीं सकते, इसको क्या नाम देंगे? देखो AD और BC पैरेलल है। AD और BC क्या है? पैरेलल है। अगर AD और इसको AD बना दो, इसको BC बना दो, तो AD कैसे बनेगा? देखो ऐसे बना दो। यहाँ पे ABCD, चलो ये बन जाएगा। देखो ABC और D, देखो ये AD हो गई, AD और BC, नीचे वाली BC हो गई। दोनों आपस में क्या है? समांतर है। ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है डायगोनल AC डायगोनल कौन सा? भाई ये डायगोनल हो गया हमारा AC, और ये दूसरा डायगोनल हो गया BD। ये दोनों एक दूसरे को O पे कट करते हैं, तो ये हो गया O हमारा। अब आगे बोला है AO बराबर 3, AO बराबर 3 है, मतलब ये वाली भुजा 3 है। CO बराबर x-3, ये वाली भुजा x-3 है। BO बराबर कितना है? 3x-19, ये वाली 3x-19 है, और ये वाली कितनी है? DO बराबर x-5। ठीक है, तो अभी हमने एक समलंब चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी
वो प्रॉपर्टी क्या थी कि ओ के इस तरफ की जो गुणनखंड हुए, जो समद्विभाजित तो नहीं हुए, जो टुकड़े हुए, विकर्ण के जो टुकड़े हुए ओ के इस तरफ वाले, इनका गुणनफल और इनका गुणनफल आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। अरे भाई अभी तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, वहाँ पे हमने इस वाले त्रिभुज को हमने सिमिलर किया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, वहाँ से वो रिजल्ट निकाला था, ठीक है। तो आगे हम इनका और इनका गुणनफल क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो देखो इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये बन जाएगा 9x माइनस 19 दूना 38, 19 तिया 57 बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस का 3x, फिर -5 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 5x और माइनस माइनस प्लस का 15, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे एक काम करो, ये तो हो गया 9x, यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, ये x को x से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर ये माइनस का 3x हो गया, माइनस का 5x, ये 15। चलो अब ठीक है। अब आगे देखो, ये 9x हो गया, ये माइनस का 57 हो गया। चलो इसको एक बार ऐसा का ऐसा ही पढ़ा रहने दो, यहीं पर एक स्टेप बढ़ा देते हैं। ये आएगा x स्क्वायर माइनस 3x और ये कितना हो जाएगा 8x प्लस का 15। अब इन दोनों को उठा के इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x और ये 9x इधर आएगा माइनस का 9x, तो माइनस का 9 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 17x, ठीक है। अब ये 57 है, इधर माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 57 और 15 कितने हो जाएंगे, 57 और 15 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 73 हो जाएंगे या फिर 72 होंगे, सॉरी 72 होंगे, बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो भाई फैक्टर कर दो, ऐसी दो संख्या बताओ कि गुणा करने पर तो आए 72, भाई यहाँ पर 1 है ना और यहाँ पर 72 है, तो 72 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 72, तो गुणा करने पर तो आए 72 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो 8 और 9 को गुणा करने पे आएगा 72 और जोड़ने पे कितना आएगा 17, तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9x प्लस का 72। अरे भाई फैक्टर करना तो आता है ना सबको, 10th क्लास सब पढ़ के आए हैं ना, उम्मीद कर रहे हैं हम आपसे। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x माइनस का 8 माइनस यहाँ पे आप 9 कॉमन ले लो तो बचेगा x माइनस का 8 बराबर 0। अब x माइनस का 8 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 9 बराबर 0। अब यहाँ पे दोनों में से किसी एक को या दोनों को 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x बराबर आएगा 8, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x बराबर आएगा 9। मतलब यहाँ पे x की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 8 और दूसरी 9, ठीक है। x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 8 और 9, दो वैल्यू पॉसिबल है, दोनों यहाँ पे क्या है, सही है। चलो अगला सवाल लेते हैं एक अच्छा सा और। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AD पैरेलल BC। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसके अंदर AD और BC आपस में क्या है, पैरेलल है। AB बराबर 9 है, BC बराबर 12 है, CD बराबर 15 है, DA बराबर 20 है। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स। तो इनके विकर्ण के स्क्वायर का योगफल ज्ञात करो, यह आपसे कहा गया है। तो इस सवाल को हम बिना चित्र बनाए भी कर सकते हैं, लेकिन जिन बंदों को चित्र बना के समझ में आता है वो चित्र बना के कर सकते हैं खुद से, ठीक है। चलो देखो चित्र बनाने में कुछ नहीं है, चित्र एक समलंब चतुर्भुज बनेगा, ABCD और सारी भुजाएं दे रखी है, चित्र बनाने में कोई वो रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको बिना चित्र बनाए सोल्व कर रहे हैं। कैसे करेंगे, देखो विकर्ण का जो स्क्वायर है उनका सम क्या आएगा, मैं डायरेक्ट बराबर लिख रहा हूँ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स बराबर क्या आता है, जो भुजाएं पैरेलल नहीं है उनका स्क्वायर का योगफल आता है। तो देखो AD और BC तो पैरेलल है, तो AD और BC को छोड़ दो, AD कहाँ पर है, देखो ये DA और AD एक ही बात है, ठीक है। इसको उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, ये AD हो गई और BC कहाँ पर है, ये BC हो गई। तो इसको और इसको छोड़ दो, 15 और 9 को उठा लो, जो भुजाएं समांतर नहीं है उनको उठा लो। तो 15 और 9 क्या है, समांतर नहीं है, तो ये आएगा 15 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, प्लस में आता है 2 गुणा जो पैरेलल भुजाएं हैं उनका गुणनफल। तो पैरेलल भुजाएं कौन कौन सी है, AD और BC पैरेलल है,
तो देखो AD तो ये रही 20 और BC कहाँ पर है, BC ये रही 12, तो उनका गुणनफल आएगा, तो ये आएगा 20 गुणा 12, तो बराबर कितना आ जाएगा, देखो 15 का स्क्वायर आएगा 225, 9 का स्क्वायर 81 प्लस जब 20 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 40, 40 को हम 12 से गुणा करेगा तो आएगा 360, 360। ठीक है, अब हम इन्हें जोड़ के लिख देते हैं। देखो जोड़ने पर कितना आएगा, 0 और 1 और 5 कितना होता है 6, 6 और 8 कितने हो गए 14, 14 और 2 कितने हो गए 16, 16 का क्या आएगा यहाँ पे 16 तो हुए ना। देखो 1 मिनट वापस कर रहे हैं, 0 1 और 5 6, 6 और 8 कितने हो गए 6 और 8 14, 14 और 2 कितने हो गए। यार ये गलत कैसे आ रहा है, गलत कर दिया क्या कहीं पर, आंसर मैच नहीं हो रहा है भाई। इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन के अंदर डी आ रहा है 786। जो मेरे पास में इसकी वर्कशीट है, जो PDF है, उसके अंदर आंसर 786 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पे आंसर नहीं आ रहा ना। कहाँ पे गलती कर दी हमने। देखो 12 को हम 2 से गुणा करेंगे आएगा 24, 24 को हम 2 से गुणा करेंगे 48, 480 आएगा ना भाई। हाँ गलत यहाँ पे किया हमने, यहाँ पे 480 कर लो भाई, 480 आएगा। तभी मैं सोचूं यार ऑप्शन में नहीं है ये तो, चलो कोई ना 480 आएगा, छोटी मोटी गलती हो जाती है, गुणा के अंदर गलती हुई है तो कोई बात नहीं। चलो देखो अब हम जोड़ते हैं, 0 1 5 6 8 और 8 16, 16 और 2 18 का 8 तो हासिल को लगायो 1, 4 8 12, 12 और 3, 12 और 3 कितने होते हैं 12 और 3, अच्छा ये 8 नहीं जुड़ेगा ना इस बार, 8 क्यों जुड़ेगा भाई, 4 और 3 7 होते हैं ना, 8 तो जुड़ गया, चलो कोई ना 786। देखो भाई जोड़ में भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है हमें, तो जोड़ने में भी भाई इतनी प्रॉब्लम आ रही है, दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हैंग हो गया है। इतनी रात को वीडियो बनाते हैं ना, दिन में वीडियो बनाते हैं तो आवाज़ आती है बहुत भाई, सराउंडिंग के अंदर इतनी वॉइस रहती है कि फिर आवाज़ आती रहती है। तो चलो कोई ना, आपके लिए जो भी कर रहे हैं अच्छी बात है। चलो अगला सवाल देखते हैं हम, तो कहाँ खो गए भाई। अगली आप हेडिंग लगाओ मिड पॉइंट सेगमेंट। मिड पॉइंट सेगमेंट क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर सवाल करते हैं। देखो भाई ऐसा होता है हमारा मिड पॉइंट सेगमेंट, दिख गया सबको मिड पॉइंट सेगमेंट कैसा होता है। अरे भाई स्क्रीन पे दिख रहा है ना मिड पॉइंट सेगमेंट, हाँ ऐसा ही होता है। चलो देखो अब आगे करते हैं। ये हमारे पास में एक समलंब चतुर्भुज है भाई, क्या हो गया, ये हमारे पास में एक ट्रेपेजियम हो गया, A B C D। अरे भाई मैं आपको इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप इतने आराम से पढ़ते नहीं हो, बिल्कुल पढ़ते हो ना। चलो देखो आगे देखो, ABCD एक ट्रेपेजियम है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, मिड पॉइंट सेगमेंट, मतलब इस DA का एक मिड पॉइंट है E और BC का मिड पॉइंट है F। इन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं, ये हमारे पास में ऐसा बन गया EF। ठीक है, और हम एक डायगोनल खींच देते हैं, यहाँ पे हमने एक डायगोनल को खींच लिया और ये कहाँ पे कट करते हैं, O पे कट करते हैं। ठीक है भाई, अगर किसी को इतने स्लो से प्रॉब्लम है तो वो अपनी स्पीड बढ़ा सकता है, यूट्यूब पे है ना ऑप्शन आता है टाइमर का, ठीक है, वो 1.5x की स्पीड में भी देख सकता है। ठीक है, चलो अब देखो आगे क्या होता है। आगे हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, थेल्स थ्योरम पढ़ी थी भाई। जब हमने ट्रायंगल पढ़ा था तो हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी। थेल्स थ्योरम के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारा कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, अगर इस मिड पॉइंट से इस भुजा के समांतर, आधार के समांतर कोई लाइन खींची जाए तो मिड पॉइंट पे ही कट करती है। ये हमने क्या पढ़ा था, थेल्स थ्योरम के अंदर पढ़ा था। और जो इसकी लंबाई होती है इस आधार की क्या होती है, आधी होती है, ये भी हमने पढ़ा था थेल्स थ्योरम में। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो O है, इस E मिड पॉइंट से हमने इस AB के समांतर एक लाइन खींची है। यहाँ पे आप लिख लेना साइड में कि E व F मिड पॉइंट है, E व F क्या है, मिड पॉइंट है, ये बात आप लिख लेना। ठीक है, E और F क्या है, मिड पॉइंट है। देखो अब अगर इस E से मैंने AB के समांतर कोई लाइन खींची है तो मिड पॉइंट पे कट करेगी।
अगर ये मिड पॉइंट पे कट करेगी तो ओ भी हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इस बी डी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो ई ओ है ये बराबर होगी किसकी, इस ए बी की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 1/2 ए बी। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गई, ई ओ आ गई। अब अगर यहाँ से मैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखूँ, मैंने इस ट्राइंगल के अंदर तो अपना काम कर लिया जो भी करना था। अब एक ट्राइंगल और बच गया इधर वाला, ये वाला बी डी सी। इसके अंदर देखो ये एफ क्या है, मिड पॉइंट है। अगर इस सी डी के समांतर में इस एफ से एक लाइन खींचूँ तो सामने वाला क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अब अगर ये मिड पॉइंट है तो इस ओ एफ का मान कितना आएगा, इस ओ एफ का मान आएगा 1/2 सी डी। सी डी की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 1/2 सी डी। तो कहने का मतलब अगर मुझे ई एफ पूरी निकालनी है, ई एफ अगर मुझे कंप्लीट निकालनी है पूरी ई एफ, तो वो क्या आ जाएगी, ई ओ प्लस ओ एफ। तो ये आ जाएगी ई ओ प्लस ओ एफ। अब यहाँ से देखो इनके मान पुट कर दो, तो 1/2 तो कॉमन आ जाएगा और अंदर आएगा ए बी प्लस सी डी। तो हमारा मिड पॉइंट सेगमेंट क्या होता है, मिड पॉइंट सेगमेंट यही होता है जो मैंने आपको दिखा दिया है। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि मिड पॉइंट सेगमेंट होता है 1/2 और समांतर भुजाओं का योग, ये क्या होता है, मिड पॉइंट सेगमेंट होता है। अब हम इस पर एक बढ़िया सा सवाल करेंगे, फिर आज की क्लास को क्या करेंगे, यहीं पे समाप्त करेंगे। चलो देखो सवाल देखो, ए बी सी डी जे ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी का रेशियो आपको दिया गया है 5:4। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी सी, और आपको निकालना है ए बी एफ ई बटा ई एफ सी डी का एरिया का रेशियो। तो देखो भाई ये मच्छर भी ना इतनी रात को भी लाइट ऑन करते ही मच्छर ही मच्छर आते रहते हैं। भाई साइड हो जाए यार तू तो, यार मतलब क्यों परेशान कर रहा है। देखो डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हमारे पास में हो गया एक ट्रेपेजियम, क्या हो गया हमारे पास में, एक ट्रेपेजियम हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। अब इसका नामकरण कर देते हैं, देखो ए बी सी डी। ठीक है, इसके अंदर हमने एक विकर्ण खींच दिया, ये हमारा पास में एक विकर्ण हो गया। अब इसमें क्या बोला है, ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। ए बी और सी डी समांतर हो गई, और ए बी और सी डी का रेशियो दिया गया है, ये वाली भुजा 5 है और ये वाली भुजा 4 है, इनका रेशियो दिया गया है। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी और बी सी। ए डी का मिड पॉइंट है ई और बी सी का मिड पॉइंट है एफ। तो यहाँ पे तो आएगा ई और यहाँ पे आएगा एफ। इन मिड पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया ई और ये हो गया एफ। ठीक है, तो ई एफ का मान हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास में अभी हमने मिड पॉइंट सेगमेंट में पढ़ा था। ई एफ का मान आएगा 1/2 और पैरेलल भुजाओं का योग। तो देखो ए बी और सी डी पैरेलल है तो इनका योग कितना हो जाएगा, 5 और 4 9। तो ये इनका योग होगा, तो 9/2 कितना आएगा, 4.5। तो ई एफ का मान आ गया 4.5। तो इस वाली भुजा की लंबाई कितनी है, 4.5। अब आगे देखो, अब आगे ये वाला अगर मिड पॉइंट है तो ये वाला भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये दोनों मिड पॉइंट है, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी ऊंचाई, अगर ये वाली भुजा एच है, इसकी ऊंचाई एच है, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, एच होगी। भाई ये पूरा अगर हम ले तो ये वाली क्या है, मिड पॉइंट है। दोनों मिड पॉइंट को मिलाने पर क्या हो जाएगी, अरे भाई मध्य भुजा हो जाएगी ना। ये इसको मिड पॉइंट से कट कर रही है, मिड पॉइंट से कट करेंगे तो इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो ये वाली एच है और ये वाली भी क्या है, एच है। ठीक है, अब आगे हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। किस किस का एरिया, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, इन दोनों का इसका एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा ए बी एफ ई का एरिया आएगा 1/2 और समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, 5 और 4.5। 5 + 4.5 गुणा के अंदर हाइट बटा आगे ई एफ सी डी। ई एफ सी डी देखो ई कहाँ पे, ई एफ सी डी, इसका एरिया क्या आएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो 4.5 + 4, ये आएगा 4.5 + 4 गुणा हाइट। ठीक है, अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो 1/2 से 1/2 कट गया, हाइट से हाइट कट गई,
तो इन दोनों का एरिया का अनुपात कितना आ गया, 5 और 4.5 को जोड़ेंगे तो 9.5 बटा इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 8.5। पॉइंट से पॉइंट गया, अब 5 से कट करेंगे, 5 से ये कटेगा 19 बार और 5 से ये कटेगा 17 बार, तो हमारे पास में फाइनली रेशियो कितना आएगा 19/17। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं और हमारा ट्रेपेजियम ख़त्म नहीं हुआ है अभी। ट्रेपेजियम की एक क्लास और होगी, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम पढ़ेंगे। अरे भाई आप सभी ने ऐसा ट्रेपेजियम तो देखा होगा ना। अब सभी ये सोच रहे होंगे कि ट्रेपेजियम तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे ही पढ़े थे ना आपने ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये आइसोसेल्स ट्रेपेजियम होता है। आइसोसेल्स का मतलब जिसमें दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो इसमें ये वाली भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और ये वाली भुजाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, तो ये वाला ट्रेपेजियम हम कब पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। भाई हमने आइसोसेल्स ट्रायंगल पढ़ा था, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और आनंद उठाइए और अपने दोस्तों को बताइए कि भाई यहाँ पे इतना अच्छा सा ज्योमेट्री चल रहा है। तो आप ज्योमेट्री, अगर किसी को बिल्कुल भी ज्योमेट्री नहीं आती, एकदम जीरो लेवल से सीखना चाहता है, तो वो इस वीडियो को देख के आराम से सीख सकता है। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं भाई, और तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे। चलो फिर बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय।